चांडाल के आदमी भी कम नहीं थे। वो भी फाइटिंग मोड में लड़ाई कर रहे थे। उन आदमियों को हराना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो साथ मिलकर लड़ रहे थे। सबसे ज़्यादा परेशान तो शुभ हो रहा था। शुभ एक टाइम में एक को ही मार पाता था। एक को मारकर भी शुभ अपने हाथ को 10 बार झटकता था। किट्टू और वो लड़कियां सबको देख रही थी। किट्टू भागते हुए शुभ के पास जाकर इशारों में कुछ कहने लगी। शुभ ने एक आदमी के मुंह पर कोनी मारते हुए कहा, भाभी अभी बात करने का टाइम नहीं है, हट जाओ आपको लग जाएगी। फिर रुद्र भैया मेरा सर खाएंगे, आपको खरोच भी आई तो गोलियां चल जाएगी, गोलियां। रुद्राक्ष प्रताप सिंह किसी को नहीं छोड़ेगा। अब आगे किट्टू फिर से इशारों में कुछ कहने लगी। शुभ इरिटेट होकर बोला, भाभी सच कह रहा हूँ लग जाएगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, घर जाकर अंताक्षरी खेलेंगे। किट्टू ने अपना माथा पीट लिया। किट्टू शुभ की बेल्ट पर हाथ लगाकर उसे खींचने लगी। शुभ को अब समझ आया कि किट्टू बेल्ट मांग रही है ताकि वो भी बेल्ट पीट सके। शुभ बोला, अरे भाभी छोड़ो, मेरी पैंट निकल जाएगी, उन लड़कियों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप चाहती हो कि लड़कियों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए? नहीं ना, तो प्लीज़ मेरी बेल्ट छोड़ दो, जाकर नील भाई से मांग लो या फिर निहाल जीजू से, इनकी कबूतरी इन्हें रोज बेल्ट से मारती है। शुभ की बात सुनकर नील ने एक आदमी के मुंह पर पंच मारते हुए कहा, छोटे शेर दिखाई कम देता है, मैंने लोअर पहन रखा है, लोअर में बेल्ट कौन लगाता है? निहाल ने अपनी पैंट की बेल्ट निकाली और किट्टू को दे दी। किट्टू भी अब एक एक आदमी को पकड़कर पीटने लगी। जब भी कोई आदमी किट्टू को मारने की कोशिश करता तो कोई ना कोई किट्टू को बचा लेता। किट्टू को देखकर शुभ ने अपना हाथ हवा में हिलाकर कहा, क्या बात है, हमारे साथ रह रहकर भाभी भी गुंडी बन गई और कुछ दिन हमारे साथ बाहर घूम लेगी तो 4 लड़कों को एक साथ पीट लेगी। शुभ ने एक आदमी की दाढ़ी पकड़कर उसे घुमाते हुए कहा, सालों कब से नहीं नहाए तुम लोग, दाढ़ी भी इतनी गंदी हो रही है, जब ये जंगल उगा रखा है तो इसे साफ भी रखो। निहाल ने भी एक आदमी का कुर्ता फाड़कर उसे मारते हुए कहा, कमीनों सबने एक ही थान में से कपड़े सिलवा रखे हैं, बहुत पैसा आ रहा है तुम लोगों को, कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकते, सबको देखकर लगता है जैसे किसी संस्था में भर्ती हुए हैं। नरेन भी एक साथ 2-3 को पटक कर पीट रहा था। नरेन ने एक आदमी को पकड़ा और उठाकर फेंक दिया। वो सीधा शुभ के ऊपर जाकर गिरा। शुभ ने उस आदमी को धक्का देते हुए कहा, ससुर जी मेरे ऊपर मत फेंको, मैं पहले ही थका हुआ हूँ, अपने वाले आदमी को भी मारो, फिर आप जो फेंकते हैं उसे भी मारो, 2-2 को नहीं मार सकता, आपके जितना पावरफुल नहीं हूँ मैं। नरेन ने एक आदमी को उठाकर पटका और फिर उसके मुंह पर पंच मारते हुए कहा, छोटे शेर कोई पावरफुल पैदा नहीं होता, वक्त बना देता है। मैंने 18 साल का वनवास काटा है, जिसकी वजह से मैं इतना पावरफुल हूँ, तुम्हें भी वक्त पावरफुल बना देगा। नील ने एक आदमी को पीट पीट कर कहा, तुम लोगों को मार रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि एक ही आदमी को बार बार मार रहा हूँ। निहाल सही कहता है, कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकते तुम लोग। तभी शुभ को किसी आदमी ने पंच मारा और वो लड़कियों के बीच में जाकर गिरा। शुभ जमीन पर गिर जाता, उससे पहले ही उन लड़कियों ने शुभ को संभाल लिया। शुभ ने उन लड़कियों को देखकर गुस्से में कहा, तुम क्या बस ऐसे ही कमसीन कलियों की तरह खड़ी रहोगी? अरे 1-2 को तो मार ही सकती हो। शुभ ने लड़कियों को किट्टू को दिखाते हुए कहा, वो देखो मेरी भाभी कैसे बेल्ट से एक एक को मार रही है और तुम सब ऐसे ही खड़ी हो। अरे कम से कम 5 लड़कियां एक को मारो। अगर तुम लड़कियों ने आदमियों को नहीं मारा तो तुम सबको यहीं छोड़कर चले जाएंगे। शुभ की धमकी से वो लड़कियां डर गई। फिर वो लड़कियां भी 1-2 को 2-2 आदमियों को पकड़कर पीटने लगी। शुभ वापस से जाकर उसी पत्थर पर बैठ गया क्योंकि शुभ बहुत थक गया था। नील ने शुभ को देखकर कहा, क्या हुआ छोटे शेर? शुभ ने हंसते हुए कहा, भैया मैं थक गया, मेरे बदले में ये लड़कियां पीट रही हैं। जे वीरू ने भी अपनी पैंट से बेल्ट निकालकर उन लड़कियों की तरफ फेंक दी। उन लड़कियों में से 2 लड़कियों ने उन बेल्ट को उठा लिया और उन आदमियों को बेल्ट से मारने लगी। चांडाल एक जगह खड़ा हुआ सबको देख रहा था। जैसे तैसे चांडाल के आदमी पिट रहे थे। चांडाल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। चांडाल ने सूरज की तरफ देखा
जो ऑलमोस्ट डलने वाला था। चांडाल को 2 समय के बीच में ही बलि देनी थी और वो समय आ गया था। एक बार वो समय निकल जाता तो आने वाले 24 साल तक वो समय दोबारा नहीं आता। चांडाल ने गुस्से में पास पड़ी हुई तलवार उठा लिया और चिल्लाकर कहा, रुद्र प्रताप सिंह, तुमने मेरी बलि में विघ्न डाला है। अब मैं तुम्हारी पत्नी को जान से मार दूंगा। अगर मेरी बलि पूरी नहीं हुई तो तुम्हारी पत्नी भी जिंदा नहीं बचेगी। चांडाल तलवार लेकर किट्टू की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र ने बलि की पड़ी हुई तलवार उठाई और चांडाल की तलवार से वो तलवार जोड़ दी। चांडाल और रुद्र के बीच में तलवार से लड़ाई होने लगी। चांडाल को तो तलवार चलाना आता था, लेकिन रुद्र ने तो पहली बार तलवार को हाथ लगाया था, लेकिन फिर भी चांडाल के हर वार को काट रहा था। शायद रुद्र के पास इतना गुस्सा था जिसके बलबूते पर वो चांडाल से लड़ रहा था, वरना चांडाल से लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। चांडाल रुद्र से कहीं ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि चांडाल प्रकृति के बीच रहता था। चांडाल भी पूरे गुस्से में रुद्र पर वार कर रहा था। दोनों की तलवारें जब टकराती थी तो साउंड क्रिएट करती थी। उस जंगल में तलवारों के टकराने से जो साउंड निकलता था वो काफ़ी डरावना लग रहा था। चांडाल ने रुद्र की बाजू पर तलवार मार दी और रुद्र की बाजू से खून निकल गया। रुद्र को देखकर किट्टू की आंखों में पानी बहने लगा। रुद्र ने एक नज़र किट्टू को देखा, जो रुद्र को देखकर रो रही थी। किट्टू ने बेल्ट साइड में फेंक दी। रुद्र ने किट्टू को रोते हुए देखा तो उसे और गुस्सा आ गया। उसने पलटकर दुगने गुस्से के साथ चांडाल पर वार किया। इस बार चांडाल 2 कदम पीछे हट गया। रुद्र चांडाल में फिर से लड़ाई होने लगी। इस बार रुद्र भी दुगने गुस्से में चांडाल पर वार कर रहा था। चांडाल तो पहले से ही गुस्से में था, क्योंकि उसकी 24 साल की तपस्या बेकार हो गई थी। चांडाल ने गुस्से में फिर से रुद्र पर तलवार से वार किया और इस बार रुद्र के सीने पर तलवार लगी। रुद्र के सीने से खून निकलने लगा और किट्टू का रोना तेज हो गया। रुद्र ने किट्टू को देखा तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। रुद्र ने इस बार पलटकर दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सीधा चांडाल की गर्दन पर वार कर दिया। कुछ ही सेकंड में चांडाल की गर्दन उसकी धड़ से अलग हो गई। उन लड़कियों ने चांडाल को देखा तो उनके मुंह से एक साथ चीख निकली। अचानक से सब कुछ रुक गया। नील, नरेन, रुद्र, शुभ, जय, वीरू सबके साथ रुक गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि रुद्र ने चांडाल की गर्दन काट दी। रुद्राक्ष हाँफ रहा था। चांडाल की गर्दन कटी तो चांडाल के खून के कुछ छींटे रुद्र के चेहरे पर पड़े, जिसकी वजह से रुद्राक्ष सच में बहुत डरावना लग रहा था। चांडाल के आदमी चांडाल को देखकर डर गए और जंगल में इधर उधर भाग गए। चांडाल का शरीर थोड़ी देर तड़पा और फिर शांत हो गया। रुद्र ने किट्टू को देखा और किट्टू रुद्र को देखकर कांप गई। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि रुद्र चांडाल को इस तरह से हरा देगा। नील ने मन ही मन खुद से कहा, इसे तो खून देखकर चक्कर आते हैं, लेकिन इसने तो आज रिकॉर्ड तोड़ दिया। सच्चा आशिक है। बीवी की आंखों में आंसू नहीं देखे गए। रुद्र ने बलि वाली तलवार एक तरफ फेंकी और झरने के नीचे जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि रुद्र के शरीर से बहुत सारा खून बह रहा था। जैसे तैसे रुद्र के शरीर पर पानी गिर रहा था। वो पानी नीचे आने तक लाल रंग का हो गया था। किट्टू तो रुद्र को देखकर इतना डर गई थी कि धीरे धीरे नील के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कसकर नील की बाजू पकड़ ली। नील ने धीरे से कहा, बच्चा, डर तो मुझे भी लग रहा है। आज तो सच में हमने रुद्र का रौद्र रूप देख लिया। शुभ भी धीरे धीरे नील के पीछे आ गया। निहाल, जय, वीरू सब नील के पास खड़े थे और नील सबसे आगे खड़ा था। नील ने अपने आसपास नज़र घुमाकर देखी तो खुद से कहा, यह सब मुझे समझते क्या है? मैं ओसामा बिन लादेन हूँ, जो रुद्र से नहीं डरता। रुद्र अब भी झरने के नीचे ही खड़ा था। रुद्र को देखकर लग रहा था कि उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। नील ने धीरे से किट्टू से कहा, बच्चा जाओ, रुद्र को तुम्हारी ज़रूरत है। किट्टू ने तो नामे गर्दन हिला दी। नील ने निहाल की तरफ देखा तो निहाल धीरे से बोला, भाई समझ ले, मैं तुम्हारे साथ आया ही नहीं। नील ने शुभ को देखकर कहा, छोटे शेर, तुझे बहुत प्यार करता है, तू जा शांत कर उसे। शुभ ने भी नामे गर्दन हिलाकर कहा, ना वो नरसिम्हा है और ना मैं प्रहलाद। मैं नहीं जाने वाला, मुझे बख्श दो। वैसे भी मैं थक गया हूँ। मैंने बहुत लोगों को पीटा है।
नील ने शुभ के सर पर हाथ मारकर कहा, कमीने, आधे घंटे से तो तू उस पत्थर पर बैठा है और तू थक गया। नील ने बहुत उम्मीद भरी नज़रों से जय वीरू की तरफ देखा। जय वीरू तो इधर उधर देखने लगे, जैसे वो नील की बात सुनना ही नहीं चाहते। नरेन बोला, नील तुम जाओ। नील ने एक नज़र रुद्र को देखा, जो अब भी आंखें बंद किए हुए झरने के नीचे खड़ा था। नील धीरे धीरे से बोला, मैं भी नहीं जाऊंगा मिस्टर राठौड़, ये गुस्से में अपना आपा खो देता है। नरेन बोला, जाओ ना नील, अभी दिशा को भी ढूंढना है। शुभ नरेन को सपोर्ट करते हुए बोला, हाँ भैया, पिकाचू को भी ढूंढना है, पता नहीं कहाँ होगी, जाइए ना, जल्दी शांत करके ले आइए। नील ने एक नज़र किट्टू को देखा और फिर बोला, बच्चा प्लीज़ तू चली जाना, मुझे कुछ नहीं कहेगा। किट्टू ने तो रोनी सूरत बनाकर नाव में गर्दन हिला दी। नील ने दांत पीसते हुए कहा, मैं ही मरूं, सबको मैं ही दिखता हूँ, सबको मेरा ही खून मीठा लगता है, हर काम नील करेगा जैसे नील ने ठेका ले रखा है। नील धीरे से 2 कदम ही चला था कि रुद्र ने आंख बंद किए हुए ही कहा, लिटिल खरगोश, मेरे पास आओ। ये सुनते ही किट्टू की तो सांसें रुक गई और नील के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। नील ने पलट कर किट्टू को देखा। किट्टू तो रोनी सूरत बनाकर खड़ी थी। नील वापस आया और किट्टू को देखकर मुस्कुराकर बोला, जाओ बच्चा, टाइगर बुला रहा है। किट्टू जाना नहीं चाहती थी, लेकिन शुभ नील ने उसे पीछे से धक्का देते हुए कहा, जाओ, जल्दी जाओ, दिशा को भी ढूंढना है। किट्टू धीरे कदमों से डरती हुई रुद्र के पास जाने लगी। किट्टू धीरे धीरे कदमों से रुद्र की तरफ चल रही थी, लेकिन इस वक्त वह भी बहुत रुद्र से डर रही थी। रुद्र झरने से बाहर आया और किट्टू की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र किट्टू को गले लगा पाता उससे पहले ही रुद्र घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। रुद्र को ऐसे देखकर नील, निहाल, शुभ सब एक साथ भागकर उसके पास आए और उन्होंने रुद्र को गिरने से संभाल लिया। चांडाल ने रुद्र को 2 तलवारें मारी थी और दोनों का घाव काफ़ी गहरा था, जिसकी वजह से रुद्र की हालत खराब हो रही थी। नील ने जय वीरू से कहा, तुम ही लड़कियों को इनके घर भेज दो। जय और वीरू लड़कियों को लेकर जंगल से चले गए। बाकी सब रुद्र को संभाल रहे थे। किट्टू ने रुद्र की ऐसी हालत देखी तो उसका रोना और तेज हो गया। नील ने जल्दी से अपनी टी-शर्ट निकाली और रुद्र के घाव पर रख दी, लेकिन खून रुक नहीं रहा था। शुभ जल्दी से उठा और भागता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। शुभ ने गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और फिर वापस से भागता हुआ रुद्र के पास आया। सबने मिलकर रुद्र की बाजू और सीने की बैंडेज की। 20 मिनट बाद रुद्र अब काफ़ी हद तक होश में था। सब एक जगह बैठे थे। रात हो चुकी थी। दिशा का कुछ पता नहीं था। रुद्र बोला, दिशा को ट्रेस कर, शायद दिशा को चांडाल ने यहाँ से भेज दिया हो। शुभ ने फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर देखकर कहा, भैया दिशा यहीं कहीं है, लोकेशन तो यहीं की है, दिखा रखा है। शुभ बोला, भैया दोबारा से उस गोडाउन में जाकर देखे क्या, पता दिशा अंदर ही हो और हम सबकी नज़र ना गई हो। रुद्र बोला, अंदर नहीं है, मेरी 6th सेंस कहती है कि वो अंदर थी ही नहीं, वो यहाँ आई ज़रूर, लेकिन चांडाल ने उसे कहीं और रखा है, पर कहाँ रखा है कैसे पता लगाए। नील ने चांडाल की बॉडी पर पैर मारकर कहा, मर गया साला, वरना इससे पूछ लेते। तभी चांडाल की बॉडी हिलने लगी। चांडाल की बॉडी देखकर सबकी आंखें बाहर आ गई और सब डर गए। फिर से नील के पीछे आ गए। रुद्र और नरेन को छोड़कर सब नील के पीछे खड़े थे। नील ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे पीछे क्यों खड़े हो, मैं चाइना की दीवार हूँ, मुझे भी डर लग रहा है, मैं किसके पीछे जाकर खड़ा हूँ। रुद्र ने थोड़ी देर चांडाल की बॉडी को निहार कर कहा, ये नहीं हिल रहा, इसकी जेब में शायद मोबाइल है जो वाइब्रेट कर रहा है। रुद्र ने शुभ की तरफ इशारा करते हुए इसकी जेब में से फ़ोन निकाल कर दे। रुद्र ने नील को धक्का देते हुए कहा, भैया आप निकालो। नील ने गुस्से में कहा, किसी दिन भैया ही निकल जाएगा ना, तब पता चलेगा, तब देखता हूँ किसे काम बताता है। चांडाल की बॉडी से घिन तो नील को भी आ रही थी, लेकिन दिशा को ढूंढने का यही रास्ता था। नील ने जैसे तैसे मुंह इधर उधर देखकर उसकी जेब से फ़ोन निकाला। फ़ोन सोमनाथ राठौड़ का था। नील ने फ़ोन की स्क्रीन देखी और हैरानी से रुद्र को देखकर कहा, सोमनाथ राठौड़।
रुद्र बोला, हो ना हो दिशा इसी के पास है। निहाल आगे आया और उसने नील से फ़ोन लेकर फ़ोन रिसीव किया। सामने से आवाज़ आई, चांडाल तुम्हारी बलि ख़त्म हुई या नहीं? निहाल ने भारी आवाज़ में कहा, हाँ हाँ हो गई बलि, बताओ क्या काम था? सोमनाथ बोला, हम कब से तुम्हारा इंतज़ार पहाड़ के ऊपर कर रहे हैं, जल्दी से आओ, इस दिशा को भी मार डालो। दिशा के मरते ही शुभ भी मर जाएगा और शुभ मर गया तो रुद्र को हराना आसान हो जाएगा। निहाल को सोमनाथ की बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। निहाल फिर बोला, मैं आ रहा हूँ, तब तक दिशा को कुछ मत करना, अब मैं इसकी बलि भी ले लूँगा। इतना कहकर निहाल ने फ़ोन कट कर दिया। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रुद्र बोला, एक दूसरे को देखने का वक्त नहीं है, हमें पहाड़ पर जाना ही होगा। सब बोला, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई तो बहुत है, जाने में 2 घंटे लग जाएंगे। रुद्र ने शुभ की तरफ देखकर कहा, 2 घंटे लगे या 4 घंटे, जाना तो पड़ेगा। तुझे तेरी पिकाचू नहीं चाहिए? शुभ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं चाहिए, जल्दी चलो। शुभ तो सबसे आगे आगे चल रहा था। शुभ पहाड़ पर चढ़ रहा था और मन ही मन से कह रहा था, पिकाचू तुम्हें ढूंढने में आज बहुत मेहनत हो गई, बहुत थक गया हूँ मैं। अब ये थकावट भी तुम ही उतारोगी, और अगर तुमने मेरी थकावट नहीं उतारी फिर देखना शुभ तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। किट्टू रुद्र का हाथ पकड़कर चल रही थी। नील ने रुद्र को सहारा देने की कोशिश की तो रुद्र ने कहा, नील, रुद्र प्रताप सिंह इतना भी कमज़ोर नहीं है कि हल्की सी चोट में उसे सहारा लेना पड़ सकता है। नील इरिटेट हो गया और बोला, एक तो तेरी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे डायलॉग मार रहा है, खुद ही आजा। नील गुस्सा होकर आगे चला गया। निहाल जो पीछे चल रहा था उसने हंसी आ गई। निहाल बोला, अबे ये तो वो तेरी हेल्प कर रहा है, ऊपर से तू उसे डायलॉग चिपका रहा है। निहाल भी रुद्र का मजाक बनाकर नील के साथ साथ आगे आगे चलने लगा। रुद्र, नील और निहाल दोनों को देखकर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और हंस रहे थे। निहाल ने अपना एक हाथ नील के कंधे पर रखते हुए कहा। रुद्र ने दोनों को देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। रुद्र को नील में संजय की झलक दिखाई देती थी। थोड़ी देर बाद रुद्र ने झांक कर देखा तो जय और वीरू भी पहाड़ की पर ही चढ़ रहे थे। जय वीरू उन लड़कियों को छोड़कर आ गए थे। 2 घंटे कंटिन्यू चढ़ने के बाद सब पहाड़ पर पहुंच गए। सबसे पहले शुभ पहुंचा। शुभ ने देखा पहाड़ के ऊपर 2 गाड़ियां खड़ी हैं। चिराग और विहान दोनों ही गाड़ियों के पास खड़े होकर बियर पी रहे हैं। अशोक चौहान दूसरी गाड़ी के पास खड़ा होकर मोबाइल में कुछ कर रहा है। 10-12 बॉडीगार्ड उनके पास खड़े हैं। शुभ ने आसपास नज़र घुमाई लेकिन उसे दिशा कहीं नहीं दिखाई दी। शुभ समझ गया कि दिशा गाड़ी में ही होगी। थोड़ी देर बाद नील भी आ गए। शुभ ने नील को देखकर कहा, भैया 2 घंटे पैदल चलवा दिया आपने, मेरी हालत देखो कैसी हो गई है, चॉकलेट बॉय को ब्राउन मुंडा बना दिया, एक ही दिन में मेरा रंग काला हो गया। यहाँ देखो गाड़ी का भी रास्ता है, ये गाड़ियाँ आई हुई हैं लेकिन हम गाड़ी से नहीं आए। क्यों? नील भी हाँफ रहा था। शुभ ने नील को देखकर कहा, भैया 2 घंटे से पैदल चलवा दिया आपने, मेरी हालत देखो कैसी हो गई है, चॉकलेट बॉय को ब्राउन मुंडा बना दिया, एक ही दिन में मेरा रंग काला हो गया। यहाँ देखो गाड़ी का भी रास्ता है, ये गाड़ियाँ आई हुई हैं लेकिन हम गाड़ी से नहीं आए। क्यों? नील भी हाँफ रहा था। नील एक जगह बैठकर बोला, भाई सांस तो लेने दे, छोटे शेर, मुझे पता होता यहाँ गाड़ी से भी आ सकते हैं, वरना मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं पैदल चलकर आता। निहाल भी इतना थक गया था कि जाते ही लेट गया। यार पीट कर आए हैं, अब इन सबको पीटना है, थोड़ी देर सस्ता लेता हूँ, उसके बाद इनकी पिटाई करेंगे। तभी सोमनाथ का ध्यान उन तीनों पर गया। सोमनाथ ने उन तीनों को देखा तो उसका पारा चढ़ गया। सोमनाथ बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चांडाल कहाँ है? नील हाँफता हुआ बोला, रुद्र ने सर काट दिया, उसकी ही बलि ले ली।
पानी है तुम्हारे पास? निहाल भी हाँफता हुआ बोला। शुभ तो आलती पालती मारकर बैठा हुआ था। शुभ बोला, गाड़ी में था पानी, पानी लाना भूल गया। प्यास तो मुझे भी बहुत तेज़ लग रही है। नील सोमनाथ को देखकर बोला, अबे पिला दे पानी, पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। सोमनाथ तो गुस्से में उन तीनों को देख रहा था। सोमनाथ ने ये सब बात हजम नहीं हुई कि रुद्र ने चांडाल को मार दिया। निहाल का ध्यान वहाँ गया जहाँ से झरना निकल रहा था। निहाल बोला, वो रहा पानी झरने का, पानी मीठा होता है, चलो पी लेते हैं। तीनों ही सोमनाथ राठौड़ को इग्नोर कर रहे थे। तीनों ने ही सोमनाथ राठौड़ को ऐसे इग्नोर किया जैसे उसने सोमनाथ वहाँ हो ही ना हो। तीनों झरने पर गए और पानी पीने लगे। तभी विहान ने शुभ को लात लगाया। शुभ को गुस्सा आ गया। उसने पीछे मुड़कर विहान को उठाकर पटक दिया। शुभ फिर पॉइंट करके बोला, कुत्ते, खुद तो तू बियर पी रहा है, मैं पानी भी ना पीऊं? विहान को देखकर सोमनाथ चिल्लाकर कहा, शुभ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? तब तक वो तीनों पानी पी चुके थे। नरेन, किट्टू, रुद्र, जय और वीरू भी अब तक पहाड़ पर पहुंच चुके थे। नील ने विहान को एक पंच मारकर कहा, ऐसे हिम्मत होती है हमारी, हम ऐसे ही मार देते हैं। चिराग भागता हुआ विहान के पास आया और विहान को उठाकर बोला, अंकल इनकी बकवास क्यों सुन रहे हो, दिशा को मार दीजिए। शुभ ने सोमनाथ की तरफ पॉइंट करके कहा, अगर दिशा को हाथ भी लगाया राठौड़ खानदान में रोने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बताओ दिशा कहाँ है? नील ने भी सोमनाथ को देखकर कहा, बता दो कहाँ है दिशा। ये आज बहुत थक गया है, इसका दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा ना हो कि ये छोटा शेर किसी की जान ले ले। जल्दी से हमें दिशा दो और हम चले अपने घर। सोमनाथ ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। बॉडीगार्ड उन सब पर टूट पड़े। निहाल ने एक बॉडीगार्ड को मारते हुए कहा, यार तुम लोग ठीक से सांस भी नहीं लेने देते, अभी तो नीचे मारपीट करके आए हैं। सब मिलकर सोमनाथ के बॉडीगार्ड को मारने लगी। विहान और चिराग तो डर के मारे एक जगह खड़े थे। सोमनाथ सबको पिटते हुए देख रहा था। सोमनाथ ने दांत पीसकर कहा, पता नहीं क्यों इन सांडों को खिला पिलाकर पाल रहा हूँ, ये हमेशा नील रुद्र से पिट जाते हैं। सोमनाथ सबको पिटते हुए देख रहा था। सोमनाथ को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने गाड़ी से अपनी गन निकाली और दूसरी गाड़ी का गेट खोलकर दिशा को बाहर निकाला। सोमनाथ ने हवा में फायरिंग की, सब रुक गए। सोमनाथ ने दिशा के सर पर बंदूक पॉइंट करके कहा, अगर तुम लोगों ने मेरी बॉडीगार्ड को हाथ लगाया तो इसका सर उड़ा दूंगा। सब जहाँ खड़े थे वहीं रुक गए। नरेन बोला, सोमनाथ और कितना गिरोगे, तुम्हारी भतीजी लगती है और तुमने अपनी ही भतीजी के ऊपर गन पॉइंट किया हुआ है, शर्म तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं बची। सोमनाथ अगर शर्म करता तो इतनी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता। मेरी कोई भतीजी नहीं है, मैं तो बचपन में ही दोनों को मारना चाहता था, लेकिन किस्मत अच्छी है इन दोनों की, ये दोनों ही बच गई और अब इन दोनों को तुमने चांडाल से भी बचा लिया, लेकिन मुझसे बचाना मुश्किल है। सोमनाथ बोला। शुभ बोला, मेरी पिकाचू को कुछ हुआ ना राठौड़, तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरा क्या करूँगा। क्या करेगा? तुम जब तेरी पिकाचू ही नहीं रहेगी तो तू कुछ नहीं कर पाएगा, सोमनाथ ने डेविल स्माइल के साथ कहा। शुभ को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन नरेन ने शांति से काम लेते हुए कहा, सोमनाथ दिशा को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून। सोमनाथ ने एक ही शब्द में जवाब दिया। रुद्र ने भी शांति से काम लेते हुए कहा, सोमनाथ राठौड़ तुम्हें क्या चाहिए? तुम दिशा को छोड़ दो, जो तुम्हें चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। सोमनाथ ने हंसते हुए कहा, तो नील, तो तू नील को गोली मार दे। ये सुनते ही रुद्र की भौहें तन गई। शुभ चिल्लाते हुए बोला, दिमाग खराब है तेरा, क्या बकवास किए जा रहा है, पिकाचू को छोड़ दे वरना मैं सच में पता नहीं क्या करूँगा। अगर तुमने पिकाचू की जान ली तो राठौड़ खानदान के एक एक इंसान की जान मैं ले लूँगा। सोमनाथ राठौड़ अब भी उन सब पर हंस रहा था। सोमनाथ राठौड़ ने बंदूक नील की तरफ पॉइंट करके कहा,
तुम सबकी जान इस नील में बसती है ना? क्योंकि नील बिल्कुल संजय जैसा दिखता है। थोड़ी देर हंसने के बाद सोमनाथ ने गन रुद्र की तरफ पॉइंट की और बोला, जान तो तुम सबकी रुद्र में भी बसती है। आखिर रुद्र ने ही तो संजय का बिखरा हुआ बिजनेस दोबारा से खड़ा किया। इतने कम टाइम में इसने बिजनेस को बुलंदी पर पहुंचा दिया। बिजनेस के मामले में इसकी सोच बिल्कुल अपने बाप पर गई है। संजय ने मेरा बिजनेस भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। फिर हंसते हुए बोला, लेकिन मैंने तो बदले में उसे बदनाम कर दिया। थोड़ी देर हंसने के बाद सोमनाथ ने गन सुब के ऊपर पॉइंट करके कहा, जान तो तुम सबकी इस छोटे शहर में भी जुड़ी है। आखिर ये घर का लाडला है। अगर मैंने इसे मार दिया तब भी तुम सब बिखर जाओगे। सोमनाथ के लिए यह सब खेल लग रहा था, लेकिन उन सबकी जान निकल रही थी। सोमनाथ ने गन निहाल के ऊपर पॉइंट की और बोला, ये निहाल राजपूत, इसको मार दूं तो भी तुम लोग बिखर जाओगे। क्या बात है, तुम चारों एक पिल्लर जैसे हो, लेकिन अगर मैंने एक भी पिल्लर को गिरा दिया तो 3 पिल्लर अपने आप गिर जाएंगे। सोमनाथ फिर जोर जोर से हंसने लगा। सोमनाथ का कॉन्फिडेंस देखकर विहान और चिराग भी हंसने लगे। सोमनाथ को ऐसे देखकर उन चारों भाइयों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन पिकाचू उनके कब्जे में थी, इसीलिए वो गुस्सा करके भी गुस्सा नहीं कर रहे थे। अगर सोमनाथ के हाथ में बंदूक नहीं होती तो अब तक तो रुद्र ने उसे उठाकर खाई में फेंक दिया होता। थोड़ी देर हंसने के बाद सोमनाथ बोला, चलो एक डील करते हैं। तुम चारों में से मैं किसी एक को मार दूंगा। तुम चारों डिसाइड करके बताओ किसे मरना है। उसके बाद मैं दिशा को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। नील आगे आकर बोला, मुझे मार दो। रुद्र ने गुस्से में कहा, नील तुम्हारा दिमाग खराब है। रुद्र बोला, मुझे मार दो। नरेन ने सोमनाथ पर चिल्लाते हुए कहा, सोमनाथ, अगर तुम्हें जान ही लेनी है तो मेरी ले लो, लेकिन इन बच्चों को यहाँ से जाने दो। इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा तो तुमने भी कुछ नहीं है मेरे छोटे भाई। सोमनाथ ने नरेन का मजाक उड़ाते हुए कहा, बल्कि मैंने ही तुम्हारा इतना कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हें सोमे से दूर किया, तुम्हारे बच्चों को मारने की कोशिश की, तुम्हारे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम करा ली। तुम कुछ नहीं कर पाए, और तो और तुम्हें मैंने घर से भी निकाल दिया। नील बोला, सोमनाथ, अगर किसी को मारकर ही तुम दिशा को छोड़ोगे तो मुझे गोली मार दो। वैसे भी तुम मुझे ही मारना चाहते हो। सोमनाथ हंसकर बोला, मारना तो मैं तुम सबको चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, तड़पा कर। इस रुद्र ने जब से अपना बिजनेस खड़ा किया है, मेरा जीना हराम कर दिया। कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलता ही नहीं है, तो पहले मैं इस रुद्र को मारूंगा। इतना कहकर सोमनाथ ने रुद्र के ऊपर गोली चला दी, लेकिन गोली रुद्र को लगती उससे पहले ही उसके सामने नील आ गया। गोली जाकर सीधा नील के सीने में लगी। 1 सेकंड के लिए उन सबकी जान गले तक आ गई। रुद्र ने जैसे तैसे नील को संभाला और गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों मेरे सामने आए? अगर किसी को मरना है तो मैं मरता, तुम क्यों? खुद की आवाज़ में गुस्से के साथ साथ बहुत दर्द था। नील दर्द में बोला, क्योंकि मैंने पापा से वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। तभी सोमनाथ ने दूसरी बार गन सुब की तरफ चलाते हुए कहा, लेकिन उससे पहले ही निहाल ने उसके पैर पर लात मार दी। गन जाकर एक साइड गिर गई। फिर से फाइटिंग शुरू हो गई। वो लोग लड़ रहे थे, लेकिन उनके अंदर जान नहीं थी। नील को इसे देखकर वो सब पागल होकर लड़ रहे थे। रुद्र नील को संभाला हुआ था। सोमनाथ ने अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और वो रुद्र से लड़ने लगे। रुद्र ने नील को साइड में लिटाया और खुद लड़ने लगा। तभी 2 बॉडीगार्ड नील को उठाकर खाई में फेंकने लगे। रुद्र ने जैसे तैसे उन बॉडीगार्ड से लड़ झगड़कर नील का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तब तक वह बॉडीगार्ड नील को खाई में फेंकने में कामयाब हो गए थे। रुद्र नील का हाथ पकड़ा हुआ था ताकि नील खाई में गिर ना जाए।
किट्टू ये सब देखकर बेजान सी खड़ी थी। रुद्र ने नील का हाथ नहीं छोड़ा। सोमनाथ के बॉडीगार्ड रुद्र को मार रहे थे, लेकिन रुद्र ने फिर भी नील का हाथ नहीं छोड़ा और उसका हाथ पकड़ा हुआ था। सोमनाथ के बॉडीगार्ड ने रुद्र के सीने पर वार करना शुरू किया। रुद्र के सीने से खून आने लगा, लेकिन उसने फिर भी नील का हाथ नहीं छोड़ा। एक बॉडीगार्ड ने रुद्र के हाथ पर अपना पैर मारना शुरू किया और देखते ही देखते रुद्र का हाथ नील के हाथ से छूट गया। नील खाई में जा गिरा। खाई के नीचे नदी बह रही थी। नील सीधा उस नदी में जाकर गिरा। ये देखकर शुभ निहाल की चीख निकल गई। रुद्र गुस्से में उठा। उसने उन दोनों बॉडीगार्डों को एक एक करके उस खाई में फेंक दिया और अगले ही सेकंड रुद्र ने भी उस खाई में जंप लगा दी। ये देखकर किट्टू के मुंह से एक चीख निकली और वो वहीं बेहोश हो गई। शुभ और निहाल ने जब देखा कि उसके दोनों ही भाई खाई में गिर गए हैं तो शुभ को बहुत गुस्सा आया। शुभ ने बंदूक उठाई और पांचों की पांचों गोली विहान के सीने में उतार दी। निहाल को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने भी चिराग को उठाया और नदी में फेंक दिया। दोनों ने कुछ हद तक बदला तो ले लिया था, लेकिन शुभ जहाँ खड़ा था वहीं घुटनों के बल बैठ गया। निहाल भी एक बॉडीगार्ड को मारकर झटके से ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा। जे वीरू नरेन अब भी मार रहे थे। सोमनाथ ने जब अपने बेटे की लाश देखी तो वह बेसुध सा उस लाश के पास ही बैठा रहा। सोमनाथ के साथ वही हुआ जो सोमनाथ ने दूसरों को दिया था। आज सही मायने में सोमनाथ को दर्द महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में जे वीरू नरेन ने सोमनाथ के बॉडीगार्ड को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। जे शुभ के पास आया, उसे संभालता हुआ बोला, शुभ तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। शुभ वो दोनों जिंदा होंगे। रुद्र सर गए हैं नील को बचाने। वीरू निहाल के पास आकर बोला, सर ऐसे नहीं चलेगा, सर प्लीज़ खड़े हो जाइए। लेकिन निहाल के अंदर तो जैसे जान ही नहीं थी। जे ने शुभ को संभालने की कोशिश की, लेकिन शुभ तो बेजान सा बैठा था। जे किट्टू के पास गया और उसके गालों को थपथपाने लगा, लेकिन किट्टू में तो जैसे कहीं ना कहीं सांसें अटक रही थी, बाकी तो उसे कुछ होश नहीं था। जे ने किट्टू को गोद में उठा लिया और नरेन को देखकर बोला, हम यहाँ ऐसे मातम नहीं मना सकते। नरेन सर आप कुछ कीजिए, उठाइए इन्हें यहाँ से, मैं किट्टू को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। जे ने बहुत जल्दी सोमनाथ की गाड़ी में किट्टू को बिठाया और गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। वीरू अब भी निहाल को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निहाल और शुभ को संभालना इतना आसान नहीं था। सोमनाथ ने सच कहा था, अगर एक पिल्लर को भी कुछ हो जाए तो 3 पिल्लर अपने आप ही गिर जाएंगे। सोमनाथ की आंखों में विहान को देखकर गुस्सा उतर रहा था। सोमनाथ चिल्लाया, शुभ तुम्हारी जान तो मैं लेकर रहूँगा। लेकिन इतने में ही वहाँ पुलिस आ गई। जे किट्टू को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया था। जे ने किट्टू को गोद में उठाकर ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। जिया भागते हुए जे के पास आई। जे ने जिया को देखकर उसे गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जिया को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इतना समझ गई थी कि कुछ बड़ा हुआ है जिसकी वजह से जे रो रहा है, वरना जिया ने जे की आंखों में कभी उदासी भी नहीं देखी थी, रोना तो दूर की बात। जिया ने जे को संभाला और चेयर पर बिठा दिया। जिया पानी लेकर आई और उसने जे को पानी दिया। जे ने अपने दोनों हाथों से जिया की कमर को पकड़कर अपना चेहरा उसके पेट पर रखा हुआ था और कंटिन्यू रो रहा था। जे ने हिम्मत तो नहीं दिखा दी, लेकिन उसे उस हिम्मत को इकट्ठा करने में कितनी हिम्मत लगी थी ये बात जे ही जानता था। करीब 20 मिनट तक जिया जे के सर को सहलाती रही और फिर हिम्मत करते हुए बोली, जे हुआ क्या है। पहाड़ी पर जो कुछ भी हुआ था जे ने जिया को बता दिया। जैसे जैसे जिया सुन रही थी उसकी आंखों में से आंसू बहते जा रहे थे। जिया भी तो रुद्र नील को जानती थी। नील के साथ ही तो जिया ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। नील तो जिया का बहुत अच्छा दोस्त था। दूसरी तरफ अवनी कब से गार्डन में खड़ी थी और नील का इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं क्यों अवनी की आंखों में आंसू आ गए थे। अवनी तो खुद समझ नहीं आ रहा था वो इतना क्यों घबरा रही है। बेचैनी तो दादी को भी हो रही थी, पर दादी ने अपनी बेचैनी को छुपा लिया था। दादी अवनी को समझा रही थी,
अवनी अंदर आ जाओ, वो लोग आ जाएंगे। लेकिन अवनी अंदर नहीं आई। जब से नील गया था तब से अवनी गार्डन में ही थी। थोड़ी देर बाद वीरू प्रताप हाउस आया। वीरू को देखकर अवनी ने कुछ पूछा नहीं, बस वह वीरू की आंखों में आंसू लिए देखती लगी। वीरू ने अपनी आंखों में देखकर ना में गर्दन हिला दी और अवनी वहीं के वहीं बेहोश हो गई। अवनी गिर जाती लेकिन वीरू ने उसे संभाल लिया। वीरू ने दादी को आवाज़ लगाकर बाहर बुलाया, दादी। दादाजी, सौम्या, नव्या सब बाहर आ गए। दादी ने पूछा, क्या हुआ है अवनी को, ये बेहोश क्यों हो गई? वीरू की आंखों में आंसू आ गए। वीरू ने दादी की तरफ देखकर बोला, दादी, नील और रुद्र दोनों ही खाई में गिर गए। ये सुनते ही दिग्विजय सिंह जी को हार्ट अटैक आ गया। बाकी हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।